और जिसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, और विशेष तौर से जो हजारों सालों से जिनको मूल व्यवस्था से दूर रखा गया, उनको भागीदारी सुनिश्चित करने का जो संविधान में प्राविधान रखा गया था, आज की ये सरकार उस व्यवस्था को नस्तनाबूद करना चाह रही है। वो फिर से वही पुरानी मनवादी व्यवस्था को, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव आदि आदि था, उसको फिर से लागू करना चाहती। वो चाहती कि एक बड़ा वर्ग जो कभी हमारा सेवक रहा है वो हमारे बराबर न बैठ सके, हमारे साथ न चल सके और राष्ट्र की मुख्य धारा में हमारी बराबरी न कर सके। तो आज आप देख रहे हैं कि ओबीसी समाज को उनमें से चेहरे निकाले जाते हैं और उनको विधायक और मंत्री बनाया जाता है, परंतु ये मंत्री किसी काम के नहीं होते। हमारे किसी भी समस्या में ये बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं और जिससे हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। आज आप देख रहे हैं, चाहे अभी नीट का सवाल हो, पीजी नीट का सवाल हो, जिसमें कई वर्षों तक आरक्षण को मारा गया। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का आरक्षण, उसके साथ धोखा किया गया। लेकिन हमारे तमाम नेता जो इतने आपने जैसे बताया कि चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे प्रदेश सरकार में हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मुँह खोल सके। हालांकि हमारे संगठन इसमें आए और उन संगठनों की बदौलत ही कुछ निराकरण हो पाया है। तो ये सही है कि जो ओबीसी नेता हमारे चाहे जितनी संख्या में बना दिए जाएं, अगर वो बात नहीं रख सकते हैं हमारी, तो हमारे किसी काम के नहीं। समाज का भला इससे नहीं हो सकता। और बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब ने भी यही कहा था कि ये सब गुलाम हैं, ये अगर हमारी बात नहीं रखते हैं तो इसका कोई समाज के लिए मतलब नहीं। दूसरा जो सवाल है नामधारी नेतृत्व, कभी भी जाति प्रतिनिधित्व की बात नहीं, विकल्प नहीं हो सकता। वो सही है कि नाम के लिए तो आपने हमारे समाज के, हमारे जाति के मंत्री बनाए हैं, लेकिन अगर हमारी जाति के, हमारे समाज के, हमारे वर्ग की अगर कोई समस्या है, उसके लिए वो खड़े नहीं होते हैं, तो हमारे किस काम के। उनका व्यक्तिगत भले कुछ फ़ायदा हो जाए, वो हो सकता कि अपने परिवार का भला कर सके, लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते। समाज का भला तो तभी हो सकता है जब समाज की बात उठे, समाज का आरक्षण का सवाल जो है उठाया जाए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आज जब सवाल होना चाहिए कि प्राइवेट नौकरियों में हमारा आरक्षण होना चाहिए, तब सरकारें नौकरी जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त कर रही हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी संस्थाएं थीं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जब सरकारी संस्थाएं नहीं बचेंगी तो कहाँ से आरक्षण मिलेगा। कोई भी आज जितने भी हमारे मंत्री हैं ओबीसी समाज के, कोई इन बातों को कभी पटल पे नहीं रखता है और ये हम सबका दुर्भाग्य है। जहाँ तक सवाल जाति जनगणना की है, कितने दिनों से ये बात उठाई जा रही है कि ओबीसी की भी जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब सवाल उठता है आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का, भागीदारी का, तो सबसे पहले कोर्ट यही सवाल उठाती है कि इनका संख्या कैसे है, कितनी है। और अगर हमारी स्पष्ट संख्या नहीं सामने आएगी तो हमें उस अनुपात में भागीदारी कैसे मिल पाएगी। लेकिन जो सरकार इस समय चल रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकारें, वो किसी न किसी तरह अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि जो ओबीसी समाज है इसको भागीदारी भी मिले, इनके भी लोग आगे आएँ, नौकरियों में आए, राजनीति में आए और अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। ये समाज भी
राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके। इन सब बातों को लेके आपके अधिवेशन में चर्चा होगी, मुझे लग रहा है निर्णय भी होंगे, और जिस निष्कर्ष पे आप सब पहुंचते हैं मैं अनुरोध करूंगा आप सब हम सबको सूचित करें और हम लोग उसी के अनुसार अपने जनपदों में, अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। और ये लंबी लड़ाई है, मुझे लग रहा है जिससे लड़ाई है, जो सत्ता शासन पर बैठा है वो अपने प्रयास जारी रख रहा है, और हम लोग एक कदम बढ़ते हैं तो वो 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लंबी लड़ाई है, लेकिन ये हमारा समाज अगर ये समझ सके, हम क्योंकि आबादी हमारी बहुत है, आबादी 1931 के अनुसार 52% है, जबकि हो सकता है कि हम आज 60% पे भी पहुंच गए हों, और शायद इसीलिए सरकार जिसमें कि मूल रूप से सवर्ण मौजूद हैं वो इसको नहीं कराना चाहते। 2011 में जाति जनगणना हुई भी है, परंतु उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनको शायद पता है कि ये 52% से भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं, और अगर ये डिस्क्लोज होगा, इनको भागीदारी सुनिश्चित होगी, तो ये हर जगह छा जाएंगे, हर जगह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेंगे, अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेंगे। तो ये साजिशन, ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम सबको लगना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा, और जातीय भावना से न काम करके वर्ग भावना से अगर हम काम करेंगे तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि तभी हमारी संख्या हो पाएगी कि अपनी बात हम सरकार से भी और जो आज प्रभावी लोग हैं उनसे मनवा सकें। आप सब ने हमको सुना, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद सर, आपने कम समय में इस विषय पर बात रखी। आपने बोला नामधारी नेतृत्व हमारी समस्या दूर नहीं कर सकते, वो हमारा नेतृत्व तो नहीं कर सकते और हमारी समस्या भी दूर नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। अगले वक्तागण आएंगे और इस विषय पर बात रखेंगे। माननीय आर यादव, अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव, अणुशक्ति पर्यवेक्षण। सभी को जय मूल निवासी, सम्मानित मंच को जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय साहू जी महाराज। आज हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं करा रही है, जाति जनगणना नहीं करा रही है, और उसने हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों के विरोध करने के लिए ही प्रयोग करना उचित समझा है। मैं समझता हूँ ये ओबीसी के हितों के लिए सत्यानाश करने का एक प्रमुख कारण है। मुख्यतः जो ओबीसी की जनगणना ना कराने का मेन कारण ये है, मुख्य कारण ये है कि सरकार अच्छी तरह जानती है, भली बात जानती है कि अगर उसने जनगणना करा ली तो एक सत्यापित तथ्य जनता में, सार्वजनिक पब्लिक में आ जाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है, और उसके अनुसार नीति आयोग को उसमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो उससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? उसमें मुख्य फ़ायदा तो ओबीसी को होगा, लेकिन मुख्य नुकसान उनको होगा जिनके लिए आज तक 90% पैसा नीति आयोग का जा रहा है उनकी योजनाओं में खर्च होने के लिए, और बहाना ये बनाया जाता है कि ओबीसी की जनगणना के उचित आंकड़े नहीं हैं, इसलिए जो उनके पास आंकड़े हैं, टूटे फूटे आंकड़े, उसी के आधार पर वो योजनाएं बनाते हैं। इससे हमारा जो अनुपातिक अनुभाग है हमको नहीं मिल पाता है, और हमारे लिए उचित योजनाएं भी नहीं बन पाती हैं, इसीलिए ओबीसी पिछड़ा हुआ है। अब अगर ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि 51% हमारा, 54% या 60% हमारी जनसंख्या है, तो जो नीति आयोग की योजना बनेगी उसमें हमारा 60% या 54% जनसंख्या के अनुपात में फंड एलोकेट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए विकास की योजनाएं बनेंगी, और वो पैसा बेसिकली 100 रुपये में से जब 54 रुपये या 60 रुपये इधर चला जाएगा तो उधर बाकी लोगों के लिए 3.5% के लिए केवल 40% ही बचेगा, जो वो नहीं चाहते। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे लिए मुश्किल से 10-15% ही
हमारे जो वित्तीय अनुभाग योजनाओं का फ़ायदा मिल पा रहा है, बाकी 90% फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। तभी तो वो 74% से लेकर 94% तक सरकारी पदों पर, सुप्रीम कोर्ट में और सभी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, सब में उनका कब्जा पड़ा है। उससे बचने के लिए वो किसी तरह से हमको इस मुद्दे से भटका के रखना चाहते हैं कि हम जाति जनगणना की तरफ जोड़ न दें, और इसीलिए वो हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालते हैं ताकि हम उसमें बहस में उलझे रहें और हम मेन अब मुद्दे पे ना आ पाएँ। और उसका कारण ये है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आबादी है हमारी, वो कम से कम 70 से 80% आबादी हिंदू हो जाएगी और मुस्लिम बचेगा 18% या 20%। उससे क्या होगा, उससे वो एक संख्या बता पाएंगे कि देखो इतने हिंदू हैं, उनकी योजनाएं तो हिंदू के लिए बनेगी, लेकिन उसमें 90% योजना जो है, 90% पैसा वो उनके फ़ायदे के लिए बनेगा जो लोग 3.5% जनसंख्या में हैं। बाकी जो लोग 54% या 60% जनसंख्या में, जो ओबीसी की संख्या है, जनसंख्या है, उसके लिए मुश्किल से 10% या 15% ही वित्त उपलब्ध हो पाता है। तो इसीलिए उनकी विकास योजनाएं नहीं बन पाती हैं। तो ये एक तरह से चाल है, और इस चाल से बचने के लिए हमको चाहिए कि हम ओबीसी के लोगों को जागृत करें। जागृत कैसे करेंगे? उनको बताएं कि उनको अपना इतिहास बताएं, हमारे पूर्वजों का इतिहास बताएं, जिन्होंने आरक्षण के लिए संघर्ष किया, उनका इतिहास बताएं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में उनका जो आरक्षण था, वो आपको पता है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी ने 1831 में 50% दिया था। मूलतः आपको आरक्षण और भागीदारी में भेद करना सीखना पड़ेगा। तो जो हम आरक्षण कहते हैं, या जो आरक्षण ये लोग कहते हैं, वो आरक्षण नहीं है, वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा हक है। और ये लोग जो विदेशी लोग हैं, जो यूरेशिया के लोग हैं, ये लोग आके हमारे ऊपर कब्जा करके और हमारी मेहनत का फल ये मज़े लेके खा रहे हैं, और हमको हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। और हमको उलझा कहाँ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम। हमको उलझा कहाँ रहे हैं? वेद पुराण। हमको उलझा कहाँ रहे हैं? राम मंदिर, मथुरा, काशी, इनमें उलझा रहे हैं, ताकि हम इनमें उलझे रहें। हम अपनी बात ना करें, हम शिक्षा की बात ना करें, हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य की बात ना करें, हम उनको भोजन की बात ना करें, उनके अधिकार की, नौकरियों की बात ना करें। इसलिए हमको इधर उधर वो उलझा के रखते हैं। तो मैं बता रहा था कि 1831 में पहली बार आपको ओबीसी को 50% आरक्षण दिया गया था। उसके बाद आपको पता होगा कि 1890 में साहू जी महाराज ने, सोलापुर के महाराज साहू जी महाराज ने इसकी एक जनगणना अपने राज्य में कराई थी। तब उनको ये ज्ञात हुआ था कि उनके राज्य में ज़्यादातर जो लाभ है, सभी पदों पर यही लोग कब्जा किए हुए हैं, 3.5% लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, और जो ओबीसी बहुसंख्यक होते हुए भी उनको उनका भाग नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने अपने राज्य में 1902 में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया था। वो चाहते थे कि लोगों को शिक्षा मिले, वो चाहते थे कि लोगों को स्वास्थ्य उनका उचित अच्छा रहे। उसके बाद इसी का जो ये उन्होंने 50% आरक्षण दिया, उससे लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ। इससे अंग्रेजी सरकार ने भी देखा, और आपको पता होगा 1921 में जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया ने पहली बार 50% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। उसके बाद उन्होंने हर 10 साल में जनगणना करने का प्रावधान भी किया। आपको पता है साइमन कमीशन जो आया था, उसका विरोध क्यों किया गया था? इन मुद्दों से भटकाने के लिए। पूना पैक्ट जो हुआ था, वो क्या हुआ था? उनको एक पता था कि अगर एक कम्युनल अवार्ड सफल हो जाता है, बाबा साहब का जो डिमांड थी वो सफल हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो जाएगी। ओबीसी के लोग ओबीसी को वोट देंगे, ओबीसी के लोग ओबीसी को चुनेंगे, और ये 3.5% में ये तो ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। तो इसकी वजह से इन्होंने, गांधी जी ने आमरण अनशन किया इरौदा जेल में, और मजबूर करके बाबा साहब से ये एग्रीमेंट करवाया कि पूना पैक्ट करवाया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बजाय उन्होंने नामधारी प्रावधान स्थापित कर दिया। बेसिकली उन्होंने गुलाम प्रथा चालू कर दी कि जिनको नॉमिनेट करेंगे वही लोग SC ST के अच्छे सीट पर लड़ेंगे। और कोई ऐसा नहीं हुआ, जो मूल उद्देश्य था, जो मूल संकल्पना थी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी के लोग ही ओबीसी को वोट देंगे, उससे हम लोग हार गए। वो फ़ायदा हमको नहीं मिला।
उसके बाद आप जानते हैं 1931 में जनगणना हुई, जिसमें कि हमारी आबादी 52% मानी गई। फिर वो मंडल कमीशन का गठन हुआ और 1992 में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने, ब्राह्मण जजों ने हमें हमारे अधिकार से वंचित कर दिया, सिर्फ ये कह करके कि ओबीसी के उचित आंकड़े नहीं हैं। तो आंकड़ों की कमी के कारण हम आपको ये 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया और क्रीमी लेयर भी साथ में लगा दिया। उसका रिव्यू होना था 2004 तो भी, वो चूंकि उससे हायर बेंच में रिव्यू हो सकता है, उससे नीचे बेंच में रिव्यू नहीं हो सकता। सरकार ने कभी वो बेंच बनाई नहीं, बार बार मांग आती रही, नहीं हुआ। 2011 में फिर दोबारा जो जाति जनगणना तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े रिवील नहीं किए गए, क्योंकि सरकार को पता लग गया था कि अगर ये जनगणना के आंकड़े रिवील कर दिए गए तो लोगों को वास्तविक आंकड़े मिल जाएंगे, तो वो अपनी मांग करने लगेंगे। इसलिए उस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 1921 में जनगणना हो रही है, इसके लिए 2021 में जनगणना हो रही है ओबीसी, और लेकिन उसमें ओबीसी की जनगणना नहीं की जा रही है। और 2019 में ही सरकार ने मना कर दिया कि हम ओबीसी की जनगणना, जाति जनगणना नहीं करेंगे। तो साथियों, हमको ओबीसी की जनगणना कराने पे जोर देना है और हमको हिंदू मुस्लिम से अपने आप को दूर रखना है। अगर हम हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे तो वास्तव में हमारे बच्चे, वो दिन दूर नहीं जब फिर जो 1000 साल पहले हमारी गुलामी थी, जिससे अंग्रेज़ों ने हमें मुक्ति दिलाई, वो हम उस गुलामी की तरफ फिर जा रहे हैं। और ये जो मनवादी सरकार है, ये कभी भी हमारा हक देना नहीं चाहती। और वो हक जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम संघर्ष नहीं कर सकते, तो हमारे लोगों को, कम से कम जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको तो हमें समर्थन देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जनगणना के, ओबीसी की जनगणना के विषय पर आपने बहुत अच्छी तरह से बात रखी। धन्यवाद। अगले वक्तागण आएंगे और अपनी बात रखेंगे। माननीय जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओडिशा, वो अपनी इस विषय पर बात रखेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा के 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित मंचासीन अतिथि और अध्यक्ष महोदय और इस वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए सभी बहुजन समाज के क्रांतिकारी साथियों को हार्दिक अभिनंदन और जय मूल्यवासी। साथियों, आज इस वर्चुअल अधिवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए रखा गया है। ये विषय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के ज़्यादा संख्या में मंत्री बनाना मगर अधिकार न देना ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी, एक पर्दाफाश। संविधान निर्माताओं ने ये आश्वासन दिया था कि स्वाधीनता मिलने के बाद भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्रतिष्ठापूर्ण मर्यादा के साथ और मानवीय मूल्यबोध के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। राष्ट्र ऐसी व्यवस्था करेगा और समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन साथियों, हम अगर संवैधानिक अधिकार के साथ जोड़ के देखते हैं तो ओबीसी का स्वतंत्र गिनती ना करके ओबीसी को मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। साथियों, भारत के जनता को जो दिया गया राइट टू लिव का अधिकार, और ये सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और राइट टू लिव का जो मौलिक अधिकार भारत के जनता को दिया गया, उस मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। साथियों, ये संविधान द्रोह का मामला है। साथियों, और शासक जाति चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी मिलके ओबीसी के साथ धोखेबाजी कर रही है। साथियों, सीधे सीधे संविधान के विरोध में जाकर ये काम आरएसएस के द्वारा नियंत्रित बीजेपी सरकार कर रही है। साथियों, इसलिए हम लोगों को समझना होगा और इस देश में जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रही है, लेकिन क्या हमारे देश के ओबीसी को ये खबर है, ये जानकारी है? जिन ओबीसी लोगों को जानकारी होना चाहिए, उन ओबीसी के लोग आज बेखबर है। उन लोगों को जानकारी ही नहीं है इस देश में ओबीसी के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है और किस तरह का धोखेबाजी हो रहा है। साथियों, जिस समाज का सत्यानाश करना है तो उस समाज के व्यक्ति को बड़ा पद दिया जाता है। साथियों,
और उन व्यक्ति के द्वारा उस समाज का सत्यानाश किया जाता है साथियों। इस तरह ब्राह्मण षड्यंत्र रचता है। नीट में ओबीसी के 27% आरक्षण के विरोध में नोटिफिकेशन निकालने से पहले ओबीसीओ का 28 मंत्री केंद्रों में बनाया गया और हमारे उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, और उनके माध्यम से नोटिफिकेशन निकालकर ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को खत्म किया है साथियों। इस तरह का ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो रही है साथियों। इसलिए हमको समझना होगा और देश में जो बार बार कांग्रेस और बीजेपी धोखेबाजी कर रही है उसको जवाब देना होगा साथियों। 1872 में जनगणना का शुभारंभ हुआ और 1931 तक गिनती हुआ और ओबीसी का सेपरेट गिनती हुआ। इसके माध्यम से ओबीसी का जो संख्या मालूम हुआ, देश में 52% ओबीसी। और स्वाधीन भारत में देश आज़ाद होकर 74 साल हो गया, लेकिन अभी तक देश में हिंदुओं का गिनती होती है, जानवर का गिनती होती है, लेकिन 52 भाग ओबीसी का गिनती नहीं हो रही है साथियों। उसको समझना होगा और ना गिनती होने के कारण से ओबीसी का जो संवैधानिक हक अधिकार है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है साथियों। मंडल कमीशन में जो 40 सुपारिश थे, 40 सुपारिश का लागू नहीं किया गया और एक सुपारिश लागू किया है साथियों। इसमें भी धोखाबाजी किया है साथियों। और सारे देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से नीट का जो आरक्षण खत्म हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सारे देश में जो आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद जो मोदी का मंत्रिमंडल का 28 पिछड़े मंत्री मोदी को मेमोरेंडम दिए और ओबीसी का 27% नीट में लागू करो ऐसा मेमोरेंडम दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सारे देश में जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए और धरना दिए। और तीसरा चरण जो आंदोलन था उससे पहले वो मंत्री का डेलीगेशन प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिए। इससे पता चलता है उसने जो मंत्रियों ने घबरा कर ये श्रेय वामन मेश्राम जो नेशनल प्रेसिडेंट भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप उसको न जाए और माननीय चौधरी विकास पटेल नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसको श्रेय न जाए, इसलिए उन्होंने मेमोरेंडम दिए। मैं उन मंत्रियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, वो ओबीसी का जो गिनती का मामला है, ओबीसी का गिनती करने के लिए वो मंत्री का डेलीगेशन जाए और प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दे और ओबीसी का गिनती कराए। उसे पता चलता है जे मंत्री का जो दोगुना चरित्र है इससे अच्छे से साबित होगा। और जो षड्यंत्र कांग्रेस और बीजेपी बार बार रचकर ओबीसी का सत्यानाश कर रही है, जैसे यूपीएससी एग्जाम में माननीय नरेंद्र मोदी जो 314 ओबीसी का यूपीएससी में एग्जाम में पास किए थे, उसको सर्विस से नियुक्ति से रोक दिया, वंचित किया। और वो जो ओबीसी का गिनती का मामला, उसे भी ओबीसी प्रधानमंत्री होकर भी ओबीसी का गिनती रोकने का जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया, इसे आप समस्त ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए। और इस देश में जो ओबीसी का चेहरा दिखाकर प्रधानमंत्री बनाया गया, वो ओबीसी के साथ कितना बड़े धोखेबाजी कर रही है उसको समझना चाहिए। और साथियों, उड़ीसा के बारे में देखा जाए तो उड़ीसा में नवीन पटनायक का शासन चल रहा है और उड़ीसा में मंडल कमीशन लागू नहीं है, 27% रिजर्वेशन नहीं, और 11.25 देने का दावा कर रही है, लेकिन सर्विस में 0 कर रही है साथियों। हाल ही में शिक्षक नियुक्ति और पुलिस नियुक्ति में
ओबीसी को जीरो कर दिया साथियों। और सारे देश में जो पंचायत राज चुनाव का मामला है, पंचायत राज चुनाव में उड़ीसा में भी जीरो कर दिया है साथियों। पहले 27% रिजर्वेशन था पंचायत राज में, इस रिजर्वेशन को भी उड़ीसा सरकार ने खत्म किया है साथियों। पहले महाराष्ट्र सरकार ओबीसी का जो पंचायत राज निर्वाचन में रिजर्वेशन खत्म किया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, अभी उड़ीसा का सरकार खत्म कर रही है साथियों। इस धोखेधाड़ी को सब लोगों को समझना होगा और मिलजुल कर ओबीसी के 52 भाग जो अधिकार उसको बचाना होगा, तब जाकर इस देश में न्यायपूर्ण समाज प्रतिष्ठा होगा। जिसका जितना संख्या भारी उसके इतना भागीदारी, इस हिसाब से देश को शासन करना होगा। और इस बात को और इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपील करता हूँ, आप सब लोग तन मन धन के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जोड़िए। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी साथियों। धन्यवाद सर, आपने इस विषय पर बात रखते हुए कहा ओबीसी के रिजर्वेशन इस भारत सरकार ने और कई राज्यों में किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, इस विषय पर आपने बात रखी। अगले वक्तागण आए और इस विषय पर बात रखें। माननीय लक्ष्मी नारायण सौदे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़ी जनजाति जागृति मोर्चा, नई दिल्ली। ये वक्तागण अभी आकर इस विषय पर बात रखेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रबंध सत्र 2 में की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बावन मिश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष पामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा, मंचासीन उपस्थित सम्मानित वक्तागण, देश और विदेश से